अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन आप सबके लिए सलामती का बाइस बनेगा। प्रोग्राम में वो खबरें जो उमूमन आपसे छुपाई जाती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवर सुमरा साहब, और लाहौर से ही उनके साथ मौजूद होंगे अली अरशद साहब भी। इसके साथ साथ कराची से वहीद राजपर और वकील रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है मलिक सईद आवान साहब ने, इकराम होती साहब ने, और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक इंतहाई अहम मामले की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नारे पे जनूबी पंजाब से बड़ी तादाद में वोट मिले और वो नारा था जनूबी पंजाब सूबा बनाने का। लेकिन अब मामला जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और बुनियादी तौर पे जनूबी पंजाब सूबा और इसका मिनी सेक्रेटेरिएट जो कायम होना था, इस मामले को लेके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर नहीं आ रहे हैं। अनवर सुमरा साहब, शहबाज शरीफ साहब ने भी मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए मंजूरी दी थी, कुछ रकम भी मुख्तस की गई थी, लेकिन ये तयन क्यों नहीं हो पा रहा कि मिनी सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब सूबे के लिए कहाँ कायम होना है? जी अब्बासी साहब, बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो जो 100 रोज़ा रिफॉर्म प्लान था उसमें पंजाब के 3 अहम इशूज़ थे। उनमें एक इशू ये था कि पुलिस में रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दूसरा इशू ये था कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो नया लाया जाएगा, और तीसरा इशू ये था कि जनूबी सूबा जो पंजाब है जो उसको बनाया जाएगा और उसके लिए जो है वो काम किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि एक हाई पावर कमेटी जो है एग्जेक्टिव काउंसिल बना दी गई पंजाब में, जो ताहिर बशीर चीमा साहब की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी बनाई गई है, काउंसिल बनाई गई है। उसको ये मैंडेट दिया गया है कि वो देखे कि ये सूबा किस तरह बन सकेगा, तमाम स्टेक होल्डर से इनपुट ले और अपनी सिफारिशात दे। अब सूरत हाल ये है कि 100 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक जो है सूबा जो है जनूबी सूबा पंजाब जो बनाना है उसके सेक्रेटेरिएट का फ़ैसला नहीं हो पा रहा, क्योंकि ताहिर बशीर चीमा साहब जो हैं वो बहावलपुर से हैं, जो उस काउंसिल में मेंबरान मुल्तान डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्तान को है मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाए। इसके अलावा जो बहावलपुर डिवीज़न से उस काउंसिल में ताल्लुक़ रखते हैं वो चाहते हैं कि इसको बहावलपुर जो है वो मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाए और जनूबी जो सूबा पंजाब बनाया जाए उसका सेक्रेटेरिएट बहावलपुर हो। अब इस हवाले से इनकी एक मीटिंग भी हो चुकी है। उस मीटिंग में अभी तक कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका कि सूबा जो बनाना है, जनूबी सूबा पंजाब जो बनाना है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न क्या होगी, उसके अलावा उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर कायम किया जाएगा, और उससे आगे फिर बात चलेगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत इसमें लेजिस्लेशन भी करेगी। लेजिस्लेशन के ज़रिए ये भी हो सकता है कि पंजाब के कुछ अजला हों, कुछ दीगर जो बॉर्डरिंग अजला हैं दीगर सूबों के, वो इसमें शामिल किए जाएँ। लेकिन पंजाब की जो काउंसिल एग्जेक्टिव काउंसिल जो जनूबी पंजाब है वो अभी तक मिनी सेक्रेटेरिएट का जो दारुल हुकूमत है, सेक्रेटेरिएट है, उसका शहर का जो है फ़ैसला नहीं कर पाई। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में भी गुज़श्ता दिनों सूबाई सेक्रेटरीज़ की एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिस्कस किया गया। अब डिस्कस जब किया गया तो उसमें जो है बहुत सारे सेक्रेटरीज़ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जो तब्दीली सरकार पंजाब की है, ये जनूबी सूबा पंजाब तो बनाना चाहती है, लेकिन ये जो मिनी सेक्रेटेरिएट इब्तदाई तौर पर बनाया जा रहा है, अगर वहाँ पर महकमा मनसूबाबंदी व तरक्याती बोर्ड और इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो है ख़ुद मुख्तार जो है सेक्रेटरीज़ नहीं बैठेंगे, अगर वहाँ की तरक्याती स्कीमें जो उस इलाके की पसमानदगी को दूर करने के लिए और उन लोगों की महरूमियों को दूर करने के लिए वो तरक्याती स्कीमें उसी मिनी सेक्रेटेरिएट में मंजूर नहीं होंगी, फ़ंड्स का अजरा नहीं होगा, तो इस हवाले से ये जो सूबा बनाने की तहरीक है या ये जो काम शुरू किया जा रहा है ये अपना जो है समरात नहीं देगा। और इस हवाले से सेक्रेटरीज़ को ये भी उन्होंने कहा कि अगर आप चंद एक जो महकमे हैं जिनमें इरीगेशन है, CNW है, इसके अलावा लाइफ स्टॉक है, ज़राअत है, महकमा सेहत है, महकमा एजुकेशन है, इनके सेक्रेटरीज़ वहाँ बिठाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक महकमा ख़जाना और महकमा मनसूबाबंदी व तरक्याती बोर्ड के खुद मुख्तार सेक्रेटरी जो अपने फ़ैसले वहाँ पर ख़ुद करें, खुद तरक्याती स्कीमें कंसीव करें, उन पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बने, एस्टीमेशन हो और PC1 हो और वहाँ पर मंजूर हो और उनके फंड्स भी वहाँ पर जारी किए जाएं। जब तक ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब के सूबे के क़याम के हवाले से न सिर्फ हुकूमती और बेहतर अपोजिशन के अरकान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्तान को सूबाई हेड क्वार्टर होना चाहिए जनूबी पंजाब के सूबे के क़याम के हवाले से, जबकि ताहिर बशीर चीमा साहब इस हवाले से अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि वो कहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा आप बनाएं या ना बनाएं, बहावलपुर पहले अलग सूबा बनेगा।
तो जो एग्जेक्टिव काउंसिल बनाई गई है जिसका सरबराह है, तो वो खुद एक तजाद पैदा कर रहे हैं जो उसकी सरबराही कर रहे हैं जनूबी पंजाब सूबे के क़याम से मुतल्लिक। दूसरा, कोई आसार दिखाई नहीं देते कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट रवा माली साल के दौरान कायम किया जा सके। तो फिर लगता तो यह है कि जो कौम आवाम से वादा किया गया था उसके मुताबिक जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के ऊपर कोई आने वाले दिनों में फौरी तौर के ऊपर कोई पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल भट्टी साहब, आपकी बात ठीक है। जो उस एग्जेक्टिव काउंसिल के सरबराह हैं वो चाहते हैं कि बहावलपुर रियासत जो है उसका स्टेटस बहाल किया जाए। ये जो मीटिंग जो ऐवान वज़ीर आला में हुई थी वहाँ पर भी ये इस मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जब बहावलपुर रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया था उस वक़्त कोई एश्योरेंस दी गई थी कि कल को अगर रियासत को बहाल किया जाता है तो बहावलपुर को बहाल किया जाएगा। और इसी हवाले से क्योंकि नवाब ऑफ बहावलपुर के जो हैं वो पोते भी जो हैं इस काउंसिल में मेंबर हैं, वो भी चाहते हैं कि बहावलपुर को जो है वो इसका दारुल-हुकूमत बनाया जाए, वहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाए। लेकिन इसके अलावा जो है अरबाब शहजाद जो हैं, जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं रिफॉर्म्स पर, उन्होंने पिछले दिनों जो जब 100 रोज़ा रिफॉर्म प्लान का ऐलान किया तो उन्होंने कहा ये जून तक जो है हम सेक्रेटेरिएट कायम कर देंगे। इस हवाले से पंजाब में जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं और इसके हवाले से अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा कि हमने किधर जाना है। क्योंकि पिछली जो पंजाब की हुकूमत थी, जो शहबाज शरीफ की चल रही थी, पंजाब सूबा बनाने के लिए जो मिनी सेक्रेटेरिएट कायम होना था उस पर तातुल है, मीटिंग सुस्त रवि का शिकार हैं। आप बता रहे थे, डिटेल्स दे रहे थे। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। कैप्टिव पावर प्लांट्स के मालिकान को सब्सिडाइज गैस देने के मामले पर एक मरतबा फिर से यू टर्न लिया गया है। अब ईसीसी कोई नया फैसला करने जा रही है। जानना ये चाहूँगा, पहले तो ये बता दिए कैप्टिव पावर प्लांट्स होते क्या हैं और पहले का फैसला और अब का फैसला किसके हक में बेहतर है? फैसल, सबसे पहले तो हम बता दें अपने नाज़रीन, कैप्टिव पावर प्लांट्स ये वो ऐसे बिजली पैदा करने के यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ टेक्सटाइल सेक्टर्स या ज़ीरो रेटेड सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री है जो अपने कारखाने की बिजली की तलब पूरी करने के लिए एक पावर प्लांट लगाती है और उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसको बिला तातुर बिजली मिल सके। लेकिन उसके साथ साथ माजी के पेप्को के एक फैसले की रोशनी में जो सरप्लस बिजली अगर वो बनाने के काबिल हो तो मुतलका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को वो फ़रोख्त कर दी जाती है। ये कहलाते हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स। इन कैप्टिव पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी यानी कि ये ज़्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं, बिजली कम पैदा करते हैं, ये भी एक मामला है। तहम दूसरी जानिब हमारी खबर यह है कि अक्टूबर 2018 में इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने यह फैसला किया कि टेक्सटाइल सेक्टर को हमने पंजाब के स्पेशली उनको हमने गैस फराहम करनी है, हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और हमारी एक्सपोर्ट का इन्हिसार है वो 5 ज़ीरो रेटेड सेक्टर के ऊपर है, जिसमें टेक्सटाइल है, जिसमें कारपेट है, जिसमें लेदर है, जिसमें सर्जिकल है और स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री वाबस्ता है। इन शोबों को हमने सस्ते दाम के ऊपर गैस फराहम करनी और पंजाब के अंदर गैस नहीं है, दरामदी गैस जो कि $12.73 फी MMBTU जिसका रेट है। बड़े साहब इसकी डिटेल लेते हैं, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैप्टिव पावर प्लांट्स के मालिकान को दरामदी गैस सस्ते दामों फराहम करने के मामले पर हुकूमती यूटर्न की मजीद क्या अपडेट्स हैं? और फैसल, इसकी अपडेट ये है कि जैसे बताया कि कैप्टिव पावर प्लांट्स उस मुतलका सनट के लिए बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर अक्टूबर 2018 में ईसीसी ने फैसला किया कि दरामदी गैस पंजाब के 5 ज़ीरो रेटेड सेक्टर को $6.5 पर फराहम की जाएगी और हम ये जो गैस है ये हमें जो नॉर्दर्न गैस कंपनी को कॉस्ट करेगी वो $12.73 फी MMBTU करेगी। तो वो वफाकी हुकूमत इन 5 ज़ीरो रेटेड सेक्टर को सब्सिडी फराहम करेगी ताकि आलमी मार्केट के अंदर इन सनतों से बनने वाली मसनूआत कम्पीट कर सकें और हम ज़र मुबादला हासिल कर सकें। ताहम इसके साथ ही ये फैसला हुआ एक अगले इजलास में अक्टूबर 2018 में ही कि इन कैप्टिव पावर प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए गैस होगी वो उसके ऊपर तो सब्सिडी दी जाएगी, उस गैस का रेट तो $6.5 फी MMBTU होगा। ताहम कैप्टिव पावर प्लांट जो आपने बिजली बनानी है उसके लिए आपको गैस सस्ते दाम के ऊपर नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि माजी के अंदर कैप्टिव पावर प्लांट्स इसलिए लगाए गए थे कि बिला तातुल बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं हो पाती थी, लोड शेडिंग थी। इस वक्त नए पावर प्लांट्स लग चुके हैं, बिजली की सरप्लस पैदावार मौजूद है और जो नए पावर प्लांट्स लगे हैं वो RLNG के ऊपर जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनके मुकाबले में
बेहतर एफिशिएंसी से बिजली पैदा कर सकते हैं, सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इसी के अंदर ये इस बात पे कंसेंसस हुआ कि हम इनको बिला तातुल बिजली फराहम करेंगे और गैस सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए दी जाएगी सब्सिडाइज रेट के ऊपर। उसके कैप्टिव पावर प्लांट्स को दी जाने वाली गैस के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन कैप्टिव पावर प्लांट्स के मालकान, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के मालकान 62 लोग थे, उन्होंने वजारत खजाना से रजू किया कि नहीं, हमें कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए भी सस्ते दाम के ऊपर यानी $12.73 फी MMBTU वाली गैस हमें $6.5 में चाहिए। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत की कि आप वर्किंग तैयार करें और इसी से ने अपने ही फैसले से एक यू टर्न ले लिया। आपने पहले कहा कि इनको कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए सब्सिडाइज रेट पर गैस नहीं मिलेगी। इस मरतबा हैरान कुन तौर के ऊपर ये जो समरी हमें मसूल हुई है पेट्रोलियम डिवीजन की, वजारत खजाना ने पेट्रोलियम डिवीजन को इस सजेशन की कि आप समरी तैयार करके वफाकी काबीना में लेकर जाएं और वफाकी काबीना को बताया जाए कि रवा माली साल के 8 माह के दौरान 25 अरब रुपए की कैप्टिव पावर प्लांट को सस्ते दाम के ऊपर गैस देने के लिए हमें सब्सिडी देना पड़ेगी और वफाकी काबीना इस सब्सिडी देने की मंजूरी दे दे। फैसल, सबसे हैरान कुन बात यह है, जो कि परेशान कुन बात है, इस समरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी तहरीर किया गया है। 2013 का फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े अंदाज में लिखा है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स सस्ती गैस हासिल करते हैं, बिजली बनाते हैं और मुतलका तकसीम कार कंपनी को NTDC को महंगे दाम के ऊपर वो बिजली फरोख्त कर देते हैं। और माजी के अंदर ये बहुत बड़ा स्कैंडल रहा है। इस स्कैंडल को दबा दिया गया, सस्ते दाम पर गैस हासिल की और ये शो किया गया कि हमने फर्नेस ऑयल पर बिजली पैदा की है और महंगे दाम के ऊपर बिजली फरोख्त करके अरबों रुपए कमाए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2013 में फैसला दिया था, वफाकी हुकूमत को वाज़े तौर पर कहा था कि आप कैप्टिव पावर प्लांट को सब्सिडी नहीं दे सकते। ये फैसला आज भी मौजूद है और वफाकी काबीना को भिजवाई जाने वाली इस समरी में भी इस फैसले को शामिल किया गया है। उसके साथ क्या लिखा गया है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की वफाकी हुकूमत उसकी जो प्रायोरिटी है वो भी चेंज नहीं करेगी। वफाकी हुकूमत सबसे पहले डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सेक्टर को गैस फराहम करने के लिए अपनी पॉलिसी बनाएगी, प्रायोरिटी बनाएगी और कैप्टिव पावर प्लांट्स को अगर मुल्क की गैस बच गई इन तमाम सेक्टर्स को देने के बाद तो लास्ट प्रायोरिटी होगी कैप्टिव पावर प्लांट्स। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर इन सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों अहकामात के बरक्स समरी वफाकी काबीना को अरसाल की गई है। वफाकी काबीना का एक कड़ा इम्तिहान है कि वहां पर वजीर कानून भी मौजूद होते हैं कि वो इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी। और सबसे बढ़ के बात, इस समरी को रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक सर्कुलेट नहीं किया गया, मुतलका वजारतों की इसके ऊपर राह हासिल नहीं की गई। डायरेक्ट इस समरी को वफाकी काबीना को अरसाल किया गया जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस की भी खिलाफ वर्जी है। और लास्ट पॉइंट जो हमें सनती सेक्टर को सस्ती गैस फराहम करने की बात की, सनती सेक्टर के अंदर एक माह के अंदर जो गैस की कंजम्पशन सामने आई है प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए वो 60 MMCFD है, जबकि कैप्टिव पावर प्लांट्स को 145 MMCFD गैस चाहिए। तो अब देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सरबराही में जुमेरात के रोज वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मद्देनजर रखती है या बासर कैप्टिव पावर प्लांट्स के मालकान के इंटरेस्ट को। ठीक, भट्टी साहब, वहीद राजपर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं इनके ऑडिट का मामला है। पिछले माली साल में 1122 कंपनीज हैं जिनका ऑडिट नहीं हुआ है। एक मुजरिमाना गफलत है वहीद राजपर, ये ऑडिट क्यों नहीं हुआ और ये ऑडिट करने के लिए हुक्म किसने सादिर फरमाना था? फैसल साहब, ये देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तो स्कैंडल बहुत आते हैं, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पर। तो ये 1122 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं सिंध भर में रजिस्टर्ड हैं। तो उस सिलसिले में जो है ऑडिटर जनरल की जानिब से महकमा जो कोऑपरेटिव है उनको कहा गया कि इनके ऑडिट के लिए हमें रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको लिखा जाए कि रिकॉर्ड दिया जाए, हमें बहुत जो मामला हैं उनकी ऑडिट अभी तक नहीं हुई है। तो ये 2000 माली साल 2015-16 और माली साल 2016-17 का मामला है, जिसमें सिर्फ 61 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जिन्होंने ऑडिट के लिए अपना रिकॉर्ड मुहैया किया। दीगर ने जो है वो रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया, ये क्योंकि तमाम के तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेटर मनपसंद जो है रखे गए हैं। गैर शफाफ तरीके से इनकी जो तकरारियाँ हुई हैं तो बासर हैं मनपसंद कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जिसकी वजह से ऑडिट अकाम ने इनको कई मरतबा जो है खतखे जो है बराह रास्त एडमिनिस्ट्रेटरों को रिकॉर्ड के लिए भी लिखा। जो इनके सेक्रेटरी हैं महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, उनको ख़त लिखा कि हमें जो है रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया जा रहा है, ऑडिट नहीं हो सका।
तो इसी वजह से आर्डर ना होने की वजह से जालसाजी होती है प्लाटों में, वो एंटी करप्शन में मामला जाते हैं, नैब में जाते हैं, FIA की जानब जाते हैं। अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गए तो उनकी जानब से जो है JIT मामले पर तश्कील है, जिसमें तमाम के तमाम जो एहतसाबी इदारे हैं उनको अब शामिल किया गया है JIT की जानब से। इसकी तहकीकात भी मुल्क भर में जारी है। तो सिंध में जो है ये 1100 जो 22 कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं उनमें से सिर्फ 61 जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं उनकी ऑडिट हो सकी है, दूसरों की अभी तक नहीं हो सकी है। इनको जो है करोड़ों रुपए के फंड्स भी मिलते हैं डेवलपमेंट की मद में, नॉन डेवलपमेंट ज़मीन जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानब से इनको दी जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो महकमा है वो इनके मामला देखता है। वज़ीर को भी जो है इसके चेयरमैन हैं, मामला अगर जो जालसाजी होती है या ऑडिट के लिए नहीं रिकॉर्ड मुहैया नहीं करते हैं तो कार्रवाई का अख्तियार है। लेकिन ऑडिटर जनरल की जानिब से कई मरतबा इनको लिखा गया तो किसी ने भी इस मामले पर जो है नोटिस नहीं लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटर जो सेक्रेटरी हैं उनकी बॉडी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो इसी वजह से ऑडिट ना होने की वजह से बड़े मामला जो है वो उनमें जालसाजी गैरकानूनी जो अमल हैं वो होते रहते हैं। जी अच्छा वहीद राजपर, ये बताइए कि मुल्क भर के अंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम के ऊपर वैसे बहुत से स्कैंडल्स सामने आ चुके हैं, नैब उनकी तहकीकात कर रहा है, लेकिन सिंध की अगर हम बात करें तो जो ऑडिट का मामला है 1122 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिसमें से सिर्फ 61 का ऑडिट हो सका है। ऑडिट की राह में कौन सा इदारा रुकावट है, कौन सा अफसर रुकावट है, और क्या मुतलका ऑडिट हुकाम ने वज़ीर आला सिंध को या किसी मुतलका हुकाम को ऑडिट की राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए या कोई शख्सियत या इदारा है उससे मुतल्लिक पॉइंट आउट नहीं किया ताकि इस रुकावट को दूर करके इनका ऑडिट मुकम्मल किया जा सके? भट्टी साहब देखें ना, वो ऑडिटर जनरल की जानब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो इनको याददानी जो खत लिखे गए उन पर अमल नहीं हुआ। अभी इन्होंने गवर्नर सिंध को जो है, ऑडिटर जनरल जो है बराह रास्त वज़ीर आला सिंध को नहीं लिख सकता, तो गवर्नर सिंध को जो है इन्होंने रिपोर्ट दी है कि हमें जो है वो रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया जा रहा है। ये अभी मामला सिंध असेंबली में जाएगा, सिंध असेंबली में डिस्कस होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वहाँ जाएगा। तो कहने का मकसद है तो गवर्नर को अभी रिपोर्ट दी गई है, देखते हैं गवर्नर की जानिब से इस पर क्या नोटिस लिया जाता है, क्या इक़्तिदाम किया जाता है। ठीक है, वहीद राजपर गवर्नर साहब देखते हैं इस पर क्या नोटिस लेते हैं, क्या इक़दाम करते हैं। अली अरशद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और वफाकी वज़ारत तालीम की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस को रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। अली अरशद, इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा, पहले मरहले में वज़ीर आज़म हाउस का कितना रकबा और कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जिन पर यह यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये नारा है कि मुल्क में तालीम और सेहत के ऊपर वो अवलीन बुनियादों पर, तरजीहाती बुनियादों पर काम करेंगे। इसका आगाज़ वज़ीर आज़म हाउस से ही वफाकी वज़ारत तालीम को जो टास्क दिया गया था कि वज़ीर आज़म हाउस को एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी की शक्ल में लाया जाएगा, उसका अमली तौर पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। वफाकी वज़ारत तालीम के आला ज़राए ने हमें बताया है कि इसका नाम इब्तदाई जो फ़ाइनल तजवीज़ किया गया है चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से भी, वो इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी रखा गया है। इब्तदाई तौर पर पहले फ़ेज़ में इसे रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी रखा जाएगा जहाँ पर आला मेयार की तहकीकात होंगी। 4 बुनियादी शोबों में तहकीकात होंगी जिनमें इकनॉमिक्स है, सोशल साइंसेज़ है, टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंसेज़ है। इन अमूर पर, इन शोबों में तहकीकात करके हुकूमती इदारों को हुकूमत चलाने के अमूर में मावनत फ़राहम की जाए। अगर दुनिया भर में होने वाली आलमी सतह की जो तहकीकात हैं उनको इसमें बरूए कार लाया जाएगा, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो अभी मौजूदा तौर पर रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इसका क़याम इसी बिल्डिंग में ही अमल में लाया जाएगा, जिसके बाद इस जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की, वज़ीर आज़म हाउस की 30 एकड़ अराज़ी, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद पोलो ग्राउंड है, घोड़ों के लिए बनाया जाने वाला अस्तबल है और एक तफरीही पहाड़ी है, जो हमारे ज़राए ने बताया है कि इसको काबिल इस्तेमाल लाया जाएगा, जिसका रास्ता 4th एवेन्यू बरी इमाम सरकार की तरफ से, जो वज़ीर आज़म हाउस का दाखिली रास्ता है, उसकी तरफ से इसको दिया जाएगा।
अब देखना यह है कि दूसरे फेज़ में ये यूनिवर्सिटी जो है, जिस हवाले से हमारी चेयरमैन HEC पाकिस्तान डॉक्टर तारिक बनोरी से भी बात हुई, जिनको इस हवाले से एक टास्क दिया गया है, जो इस पर काम भी कर रहे हैं, उनका भी ये बताना था कि इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी का नाम तजवीज़ किया गया है। 30 एकड़ रकबा ही रखा जाएगा। रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी पहले बनाई जाएगी। दूसरे फेज़ में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस इसमें रखी जाएंगी। इन पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में MPhil और PhD डिग्रीज़ का काम होगा, अंडर ग्रेजुएट क्लासेस नहीं होंगी और तलबा को इसमें दाखिले दिए जाएंगे। अब यहाँ पर तलबा की जानिब से भी एक सवाल पैदा होता है कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिले किस तरह से किए जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी के में तलबा को रसाई किस तरह से दी जाएगी और क्या इसमें जो हैं वो मामलात मज़ीद दरपेश आएंगे। लेकिन जो चेयरमैन HEC का कहना है कि दिसंबर के रवां माह में ही इसकी इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की जाएगी और इसे बाकायदा लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी एक आला मेयार की तहकीकाती यूनिवर्सिटी होगी। पाकिस्तान में तहकीकात के फ़रोग के लिए, रिसर्च बेस्ड काम करने के लिए एक बहुत बड़ा दिसंबर के आखिर में इसकी इफ्तिताह करने का फैसला भी कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस यूनिवर्सिटी का वफाकी काबीना से और पार्लियामेंट से चार्टर मंजूर नहीं करवाया गया और उसके साथ साथ जिसका मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, फैकल्टी को इन्होंने फैकल्टी की हायरिंग होनी, ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से, HEC की जानिब से कुछ इस हवाले से भी वजाहत की गई है कि कब तक इस यूनिवर्सिटी का चार्टर मंजूर करवा लिया जाएगा और जो दीगर लवाजमात हैं वो और जो मतलूबा इक़दामात हैं वो भी कब तक मुकम्मल हो सकेंगे? जी, चेयरमैन HEC ने इस हवाले से बताया कि इस पर जो इब्तदाई काम है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इसके तश्कील देने का है, वो मुकम्मल किया गया है। इस हवाले से जो कंसल्टेंसीज़ की हायरिंग हैं, जो इसमें रिसर्चर्स की हायरिंग है, उसका काम वफाकी वजारत तालीम की मावनत के साथ जल्द मुकम्मल किया जाएगा और वो उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इसी माह में मुकम्मल करके इसकी इफ्तिताही तकरीब की जाएगी, जिसके बाद इसको आगे मज़ीद इसके चार्टर की तरफ, चूँकि इसमें जो है एक NOC दरकार होता है जो वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन HEC पाकिस्तान की जानिब से दिया जाता है। तो HEC पाकिस्तान इस सारे मसले में वफाकी वजारत तालीम के साथ ऑन बोर्ड है और वो तमाम तर मामला चेयरमैन HEC पाकिस्तान डॉक्टर तारिक बनोरी ख़ुद इस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं और उनकी सुपरविजन में एक काम हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मनसूबा जो है ये एक तरीक़े इंसाफ की जो है वो तालीम दोस्ती और मुल्क में आला तालीम के फ़रोग का जो उनका एक नारा है उसकी सरबुलंदी के लिए एक बड़ा कारामद साबित होगा और मुल्क में आला तालीम और बेस्ट तालीम के फ़रोग में भी बेहतर मावनत फराहम करेगा। जी करिए अरशद, आपने बहुत डिटेल बताया। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सईद अवान साहब। रोज़नामा 92 न्यूज़ में भी इनकी खबर आज पब्लिश हुई है। PARC में बग़ैर कवायद भर्तियों का इंकशाफ हुआ है और मजमूई तौर पर इससे अब तक 62 करोड़ रुपए नुकसान हो चुका है। मलिक साहब, क्या कवायद सिरे से मौजूद ही नहीं थे या मौजूदा कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है इन भर्तियों में? अब ऐसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल एक ऐसा अदारा है जिसका काम ही एग्रीकल्चर से मुतलिक रिसर्च करना है, लेकिन जब हम मुस्लिम लीग नून के दौर में तवज्जो डालते हैं तो इसको लोगों को भर्ती करने, कवायद की खिलाफ वर्जियाँ करने, अपने बंदों को नवारने के लिए इस्तेमाल किया गया। जहाँ तक हम इस खबर की बात करें, इसमें यह था कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च की जो सेक्शन पोस्टें थी वो 2674 थी। इन पोस्टों को इन्होंने बढ़ा के 2821 कर दिया गया, लेकिन इसकी जो बोर्ड से मंजूरी थी वो मंजूरी नहीं ली गई, जिसकी वजह से और ना ही रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई गई, ना ही इसके रिक्रूटमेंट के रूल्स मुरतब किए गए, ना ही ये इसकी अप्रूवल बाकायदा ली गई बोर्ड से, जिसकी वजह से ये एतराज़ लगा और ऑडिट की जानिब से कहा गया कि अदारे का 62 करोड़ 38 लाख रुपए का नुकसान किया गया। इसमें अब्बासी साहब ये था कि इनका तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी आपने कोई सेक्शन पोस्ट बढ़ानी है
बढ़ानी होती है तो PARC का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है, वो बैठता है, बैठ के वो इसको सारे देखते हैं कि ये पोस्टें हमने बढ़ानी है और इसमें ये है, और उसके बाद वो फिर अप्रूवल देते हैं। लेकिन इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अप्रूवल दी, जिसका सरबराह जो है वो चेयरमैन PARC है। PARC के हुकाम की जानिब से ये कहना है कि ये चेयरमैन PARC का इख्तियार था और उनकी जानिब से ये सेक्शन जो है वो पोस्टें बढ़ाई गई और इसके बाकायदा रूल्स भी बनाए गए, लेकिन ये इसको ऑडिट ने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं हुआ और आपने जो ये तकरीबन 147 पोस्टें बनती है जो इन्होंने बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से ये तनख्वाहें और मराद दी गई हैं। उस पर ऑब्जेक्शन ला गया कि क्योंकि आपने पहले ये मुस्तकिल पोस्टें जो हैं इनकी मंजूरी नहीं दी और उसके बाद जो है रूल्स भी नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से ये एतराज़ बनाए। ये बस। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए कि हम PARC के अंदर तकर्रियाँ, तैनातियों, तरक्कियों के हवाले से आए रोज़ तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। रिसेंटली दोबारा तरक्कियों की बजाय तरक्कियों का मामला था, मनपसंद लोगों के खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियाँ दी गई, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, मामला FIR के अंदराज तक जा पहुँचा। उसके साथ PARC की जो ऑब्जेक्टिव था तहकीक करना, वो 97% अपना बजट तनख्वाहों मराहत के ऊपर खर्च कर रहे हैं, रिसर्च का काम नहीं हो पा रहा। तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से क्या इस मामले को भी पॉइंट आउट किया गया कि जो इस इदारे का मैंडेट था उसके मुताबिक भी अपना फ़राइज़ सर अंजाम देने में नाकाम हो रहे हैं और उसके साथ खिलाफ ज़ाब्ता वहाँ पर तकर्रियाँ, तरक्कियों का मामला भी सामने आ रहा है, तो इसको मसले को मुस्तकिल हल करने के लिए भी कोई सिफारिशात पेश की गई हैं? भट्टी साहब, जो अभी आप बात कर रहे हैं तकर्रियाँ, वो तो अभी हाल ही में हुई हैं। इस हवाले से इसका जो ऑडिटर जनरल जायज़ा लेने के बाद ही रिपोर्ट देगा। जहाँ तक इसकी तरक्याती बजट की बात है या फसलों के हवाले से जो इसकी तहकीक की बात है, हमने इस हवाले से जब सोर्स से पूछा तो उसने हमें बताया कि 1 अरब का बजट चार्ट है उनका जो तहकीकाती मकासद के लिए। इनको वो बजट दिया जाता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है, जो तनख्वाह और मराहत के लिए दिया जाता है। तहकीकात के लिए इनका बजट जो है वो शार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। अभी तक वही मंसूबे चल रहे हैं जो कि गैर मुल्की इमदाद की वजह से चल रहे हैं और उसमें थोड़ा बहुत बजट पाकिस्तान को देना पड़ता है और वही प्रोजेक्ट जो है वो बामी तामुन के साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान के अपने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चल रहे क्योंकि उनको बजट ही नहीं दिया जाता। हमारी हवाले तरजीह में ये तहकीक जो है वो कभी भी शामिल नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें आज इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं और इसी वजह से ये हो रहा है कि हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ रही हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो संतों का एक माफिया बैठा हुआ है वो भी एग्रीकल्चर को आगे नहीं बढ़ने देता, किसानों के फ़ायदे की बात नहीं होने देता, वो भी हुकूमत पे प्रेशर डाल के अपने फ़ायदे की बात करते हैं। ये भी बता दीजिएगा, कौमी खजाने को इस मामले में 62 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा, तो क्या PAC इस मामले के हवाले से रिकवरी के लिए कोई अहकाम जारी करेगी? कैसे ये मामला अब रिजॉल्व होगा? सर, ये अभी ऑडिट एतराज़ जो है, ऑडिट ने तो इस पे डायरेक्शन जारी कर दी है कि जो मुतलका लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये मामला PAC में जाएगा, PAC इसका गौर करेगी, लेकिन PAC तो अभी तक कायम ही नहीं हुई और इसी वजह से आपको पता है कि हुकूमत और पोजीशन में जो कशीदगी जा रही है उसकी वजह से PAC का ताहाल कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई कमेटी बनी जहाँ पे इस पर मज़ीद वायरल डायरेक्शन दी जा सके। इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो हो रहे हैं। ठीक है मलिक साहब, आपने बड़ा इससे मुतालिक डिटेल में बताया है। एक और अहम मामला, कराची से वकील रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वकील रहमान, खबर आपकी है कि हुकूमत अब स्टेट बैंक की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर गौर कर रही है। डेप्यूटी गवर्नर पॉलिसी और डेप्यूटी गवर्नर इस्लामिक बैंकिंग के लिए नए लोगों की तलाश है। ये कारकर्दगी बढ़ाना स्टेट बैंक की क्या हुकूमत का काम है? क्योंकि स्टेट बैंक तो खुद मुख्तार इदारा नहीं है। देखिए, स्टेट बैंक जो है हमारे मालियाती निज़ाम में सबसे अहम इदारा है और पिछले कुछ अरसे में हम देखते हैं कि स्टेट बैंक को जिस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी इंटरनेशनली हम देखते हैं कि पहले मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कवानीन एक उमूमी तौर पे पूरी दुनिया में बने, उसकी वजह से पाकिस्तान पर भी उसका एक प्रेशर आया और कि आप इसके लिए जो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक उमूमी इंस्ट्रक्शन आई। फिर उसके बाद ख़ास तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने पाकिस्तान की कारकर्दगी पर और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान के जो इक़दाम थे उस पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया और उसके लिए सिफारिशात दिए, तो वो भी स्टेट बैंक के लिए एक बड़ा एक प्रेशर के तौर पे सामने आया। फिर अब कुछ महीनों में देखें बैंकिंग निज़ाम में पे दर पे जो है वो ऐसे शिकायतें, ऐसे मसाइल इशूज़ सामने आए जिसमें बेनाम और जाली अकाउंट्स का सामने आना, फिर उसके बाद
एक बैंक के अकाउंट पर साइबर अटैक होना, फिर कुछ तमाम बैंकों के बारे में इस तरह की इत्तलात सामने आई कि उनका डेटा चोरी हो गया। तो ये जो मसाइल आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा ये अब एक तासुर कायम हो रहा है कि स्टेट बैंक शायद इसके लिए, ये इतने इश्यूज़, इतने चैलेंजेस के लिए स्टेट बैंक तैयार नहीं था या उसकी कैपेसिटी में कोई कमी है। तो इसलिए अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक गवर्नर के साथ 3 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें एक डिप्टी गवर्नर इस वक्त मौजूद है, 2 डिप्टी गवर्नर की जगह खाली है। उसमें जो है वो डिप्टी गवर्नर की तैनाती या गवर्नर की तैनाती ये वजारत ख़जाना की तरफ से की जाती है। तो वो अब वजारत ख़जाना की तरफ से 2 डिप्टी गवर्नर की जो है वो तैनाती के लिए मौजू अफराद की जो है वो उसकी तलाश की जा रही है। ये तो स्टेट बैंक के अंदरूनी उसके में शामिल नहीं होता। डिप्टी गवर्नर या गवर्नर ये वजारत ख़जाना की तरफ से लगाए जाते हैं। जहाँ तक अंदरूनी मामलात को जो है वो बढ़ाने के लिए कोशिशें हो सकती है, तो उसके लिए स्टेट बैंक अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए अपने तौर पर उसके जो है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी जो है मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, जिसमें 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो है वो ओहदे नए तख्लीक किए जा रहे हैं। इस वक्त कोई 4-5 के करीब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जिनके नीचे मुख्तलिफ शोबे और उनके डायरेक्टर्स होते हैं। तो वो उनकी जो है मॉनिटरिंग, मुख्तलिफ शोबों की मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तादाद बढ़ाई है। इस मरतबा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये फैसला किया गया, ये पहले प्लानिंग की गई है कि हम यहाँ पर नई ओहदे तख्लीक करेंगे, नई तैनातियाँ करेंगे, तो फिर जिन मसाइल का हमें सामना है उससे काउंटर कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एक्सपर्टीज़ हैं, रुपये की कदर के हवाले से हम बात करें या मार्केट को और बैंकिंग सिस्टम के हवाले से बात करें, बहुत से एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या गारंटी है कि नए ओहदों की तख्लीक से, नई तैनातियाँ करने से इन मसाइल से निपटा जा सकेगा? वो जाली बैंक अकाउंट्स का मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या रुपये की कदर का मामला हो। भट्टी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और हमारी बात हुई है स्टेट बैंक के अंदर जो हमारे ज़राए और मुख्तलिफ हुकाम हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। तो उनकी तरफ से भी दबे अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि नए ओहदे तख्लीक करने से कुछ लोगों को नवाजा तो जा सकता है, कुछ लोगों की तरक्की हो जाएगी और वो उनके मराहत में इजाफा होगा, स्टेट बैंक का बजट बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ तक स्टेट बैंक की कारकर्दगी बढ़ाने का ताल्लुक है तो उसके लिए इससे बढ़कर इकदाम करने पड़ेंगे। उसका जो उसका असर रसूख होता है बैंकों का और या उसका ऊपर सियासी एक असर होता है, वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ सियासी जमातों का के 2 अदवार में उसमें जो तैनातियाँ की गई है या उनके जो बड़े बैंकों से उनके जो मरासिब हैं, उनके दबाव होते हैं, उससे निकालने के लिए इकदाम करने चाहिए और अहल लोगों को, काबिल लोगों को ऊपर लाने के लिए इकदाम करने चाहिए। नए ओहदे तख्लीक करने से ये इसका हल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त जो है एक वक्ती तौर पर स्टेट बैंक की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए, मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए, हर शोबे की जो है फ़ालियत बढ़ाने के लिए एक वक्ती तौर पर यह हल के तौर पर पेश किया जाता है। अब ये वक्त साबित करेगा कि आया इनका ये तजुर्बा, इनका ये एक्सपीरियंस वो आगे स्टेट बैंक की कारकर्दगी बढ़ाने में काम आ सकता है, या ये कि कुछ लोगों की जो है वो तनख्वाहें मराहत तो बढ़ जाएं लेकिन शायद कारकर्दगी स्टेट बैंक की उसी तरह रहे। तो ये बहरहाल एक वक्त इसका सही फैसला कर सकेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो अब ये कोई इसका अंदाज़ा लगाया गया कि कब तक इन नए ओहदों पर तैनातियाँ हो जाएंगी? देखिए, जहाँ तक डिप्टी गवर्नर के तैनाती है तो इसके लिए वजारत ख़जाना वो इसके लिए अहल लोग जो है वो उसकी तलाश में। ये गवर्नर के बाद सबसे अहम ओहदे होते हैं जिनका जो है वो बराह रास्त पूरे स्टेट बैंक के मामलात के लिए, तो उसके लिए तो तलाश जारी है। और ये अनकरीब आपने हमें डॉलर के मामलात सामने, तो अब ये लगता है कि जल्द ये तमाम मामलात अरबों रुपए का बोझ वाली फर्नेस ऑयल लॉबी की कोशिशें किसी हद तक नाकाम हुई हैं। हमारे ही प्रोग्राम में हमने इस मामले को बारहा उठाया, बिलाखिर अब वफाकी हुकूमत भी मुतहरिक हुई है, मज़ीद फर्नेस ऑयल नहीं इम्पोर्ट किया जाएगा। और क्या फ़ैसला किया गया? फैसल 5 माह तक मुसलसल अपने प्रोग्राम में हमने ये मामला टेकअप किया और सरकारी दस्तावेज़ के साथ अपने ये बात मुतलका इदारों के सामने रखी, अपने नाज़रीन के सामने रखी कि किस तरीके के साथ
फर्नासाइल लॉबी का असर रसूख जो कि पावर डिवीज़न में मौजूद था, वो अपने मफादात के लिए कौमी मफादात के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं, जिसके नतीजे में कौमी ख़जाने को और आवाम को भारी नुकसान पहुँच रहा है। और माहाना 5 से 8 अरब रुपये का हमें नुकसान पहुँचा गुज़श्ता 5 माह के दौरान, चूँकि जो सस्ते तरीन फ्यूल से हम बिजली पैदा कर सकते थे जो कि LNG था, LNG की इंपोर्ट डेलिबरेटली कम करवाई गई, LNG के पावर प्लांट्स को कम सलाहियत पर चलवाया गया और उसके साथ फर्नासाइल के पावर प्लांट्स को गुज़श्ता 5 माह के दौरान दोबारा से चलवाया गया, जिसके नतीजे में फी यूनिट बिजली 3 रुपये महंगी पैदा हुई। हमने जो एक जानिब ये मामला टेकअप किया और उसके साथ 2 हफ्ते कबल हमने ये मामला टेकअप किया कि फर्नासाइल लॉबी ने जब पहले LNG के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट से, जो पाकिस्तान के मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट्स है, जो कि मेरिट ऑर्डर के मुताबिक सबसे पहले चलने चाहिए लोकल गैस के पावर प्लांट्स के बाद, लेकिन उनसे कम बिजली पैदा की जा रही है। और इस सारे मामले के हवाले से दूसरे मरहले के अंदर अब फर्नासाइल इंपोर्ट करने वाली लॉबी मुतहरिक हुई और उन्होंने लोकल रिफाइनरी से जो फर्नासाइल तैयार हो चुका था वो खरीदने की बजाय आलमी मार्केट से PSO और हेस्कोल कंपनी के जरिए से फर्नासाइल खरीद लिया। ये भी हमने सरकारी दस्तावेज के साथ हमने ये स्टोरी की। 2 हफ्ते कबल हमने इस मामले को टेकअप किया और जब मुल्की ऑयल रिफाइनरीज ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरीज जो फर्नासाइल बनाया है उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है और उसके बाद हमें ज़र मुबादला की किल्लत का सामना है। लेकिन उसके बावजूद 1.5 माह कबल 2 PSO और हेस्कोल कंपनी की तवस्सु से 2,13,000 टन फर्नासाइल इंपोर्ट किया गया, जिसके ऊपर $150 मिलियन का ज़र मुबादला खर्च हुआ। दूसरी जानिब यही फर्नासाइल मुल्की रिफाइनरी के पास मौजूद था। अटक रिफाइनरी ने खत लिखा और उन्होंने कहा कि दीगर फर्नासाइल के साथ साथ दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार भी आने वाले दिनों में कम होने जा रही है। फिर बिल आखिर अब वजारत तवानाई और खसूसी तौर के ऊपर वजीर पेट्रोलियम डिवीज़न वो मुतहरिक हुए हैं। उन्होंने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया है और फौरी तौर के ऊपर उन्होंने फर्नासाइल की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है और उसके साथ उन्होंने भी हमारे उस सारे मौक़िफ़ की तायीद की है कि मेरिट ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा। जो पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली पैदा करने के हामिल पावर प्लांट्स हैं जो कि RLNG के ऊपर काम करते हैं, पंजाब में लगाए गए हैं। 3600 मेगावाट इन पावर प्लांट से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो कौन से ऐसे अनासिर हैं जिन्होंने इन पावर प्लांट्स को इन सस्ते पावर प्लांट्स को बंद करवाया और इनके मुकाबले में फर्नासाइल का इस्तेमाल किया और माहाना हम अरबों रुपए का फर्नासाइल गुज़श्ता 5 माह में इस्तेमाल करते रहे, महंगी बिजली पैदा करते रहे। हमने सब्सिडी के अंदर भी इजाफा किया, गर्ज़ी कर्जे में भी इजाफा किया और आवाम को महंगी बिजली भी फरोख्त की। तो इस मामले के हवाले से ये प्रिंसिपली तो फैसला कर लिया गया है कि अब हमने फर्नासाइल इंपोर्ट नहीं करना। जो फर्नासाइल मुल्की रिफाइनरीज के पास मौजूद है पहले हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के NTDC के मेरिट ऑर्डर के मुताबिक सस्ती तरीन बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट से RLNG के ऊपर चल सकते हैं। मुल्की गैस इस्तेमाल करने के बाद RLNG के पावर प्लांट्स लाए जाएंगे ताकि माहाना जो हमें 3 रुपये फी यूनिट महंगी बिजली पैदा करनी पड़ती है, ना सिर्फ उससे बचा जा सके बल्कि जब जितनी हम महंगी बिजली पैदा करते हैं उसके नतीजे में हमारे गर्जी कर्जे में इजाफा होता है, रिकवरी हमारी कम है, हमारे बिजली चोरी ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली हमें ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस सारे नुकसान से बचने के लिए लाजिम है कि हम सस्ती बिजली पैदा करें और उसके साथ साथ जो माहौल दोस्त बिजली है उसको पैदा किया जाए। एक और बड़ा मामला था वजारत माहौलियात और मुख्तलिफ जो रेलिवेंट एजेंसीज हैं उन्होंने भी ये मामला टेकअप किया, जो कि 2 दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर पंजाब के अंदर हमें जो फ़ज़ाई आलूदगी हमें देखने को मौका मिलता है, स्मोक देखने का मौका मिलता है, उसके अंदर फर्नासाइल के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट्स का भी एक अपना उसके अंदर हिस्सा शामिल है। तो जब हम माहौल दोस्त बिजली पैदा कर सकते हैं, अपने माहौल को बेहतर रख सकते हैं और उसको माहौल को बेहतर रखने का जो हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है वो है गैस के पावर प्लांट्स और RLNG के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट्स। अब देखना होगा कि वजीर तवानाई के इस अहकामात के ऊपर इन लेटर एंड स्पिरिट किस हद तक अमल दरामद होता है, किस हद तक अमल दरामद होता है। और दूसरा भट्टी साहब, ये अहकामात कब तक इनका इत्तलाक होता रहेगा, कब तक ये अहकामात जो हैं इसी तरह लागू होते रहेंगे? यहाँ पे हुक्म बदलने में भी टाइम नहीं लगता। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब आपका, दीगर नुमाइंदगान का भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।